impacts on Indian economy. See, India is a member of this WTO organization. WTO का फुल फॉर्म कौन बताएगा? है कोई WTO का फुल फॉर्म बताने वाला? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सिंस इट्स इंसेप्शन का मतलब होता है जब से स्टार्ट हुई है, तो इंडिया उसका मेंबर रहा है जब से स्टार्ट हुई है. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? इसका असर इंडिया पे क्या पड़ता है, इंडिया को क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो अब हम समझने जा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ट्रेड वाज 0.5%. ठीक है, छोटी सी पॉइंट आगे लगी हुई है. कोई देश 5% जितना नहीं कर सकता कंट्रीब्यूशन. ठीक है, 0.5% है. Our export have increased tremendously due to the increase in international trade, and as the result of it, India's contribution in world trade has increased to 1%. पहले 0.5% था. अब क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स और अच्छे हो गए और हमारा कंट्रीब्यूशन 0.5 से बढ़ के 1% हो गया. Being a member of WTO, export of ready-made clothes of our country has increased. As a member of WTO, India has been able to increase export of its agro products. Agro मतलब agricultural products. तो रेडीमेड क्लोथ्स हमारे ज़्यादा बिक रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑन इम्पोर्ट्स हैज़ रिड्यूस्ड. है ना, एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है तो इम्पोर्ट का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंडिया में अच्छा आ रहा है और फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा हो रहा है. Thus, as a member of World Trade Organization, India will not only get above mentioned benefits, ये चार फ़ायदे तो हमें मिल ही रहे हैं, but also has to comply with some condition. It is especially dependent on how fast India increases its infrastructural facilities and how developed countries treat India. ठीक है, ये चार बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कैसे करते हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमें कैसे ट्रीट करते हैं. हमारा साथ देते हैं या तो फिर हमसे दुश्मनी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इनको हमने साथ दे दिया तो ये तो हमसे भी आगे निकल सकते हैं. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यूथ इतना ज़्यादा है इंडिया के पास. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ कैसे ट्रीट करते हैं उस पे भी हमारी प्रोग्रेस डिपेंड करती है. चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल का मतलब है जो मेंटेन हो सके. अगर आप कोई ऐसी डेवलपमेंट करते हो, चलो आज डेवलपमेंट कर दी, जैसे पेट्रोल डीजल पे इतनी सारी डेवलपमेंट हमने कर ली है, गाड़ियाँ बना ली है. 50 साल बाद पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया तो ये डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो. कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा उस चीज़ का. आप टेक्नोलॉजी कितनी भी इम्प्रूव करते जाओ, 200 स्पीड पे चलने वाली गाड़ी निकालो 500 की स्पीड पे या 1000 की स्पीड पे, पेट्रोल डीजल ही नहीं होगा तो पूरा डेवलपमेंट ज़ीरो हो जाएगा. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो आज की ज़रूरत भी पूरी करे और आगे की जनरेशन्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी रहे, उतना ही काम में आता रहे. कि ये जनरेशन तो यूज़ करेगी ही, अगली जनरेशन्स, अगली कई जनरेशन्स भी इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ. उसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The idea of sustainable development developed because of extreme effects on nature near human habitation and man created cover, that is environment. Sustainable development का आइडिया क्यों आया हमारे दिमाग में? तो क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट की है उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर हमने अपनी एनवायरनमेंट पे देखा है, और एनवायरनमेंट पे जब बुरा असर आता है तो उसका बुरा असर हम पे भी पड़ता है. तो इसलिए हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो. The way and the speed with which present generation is developing
इट कैन नॉट बी मेंटेन इन द फ्यूचर. जिस स्पीड से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं हमेशा उतनी स्पीड नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं जाके हमें रुकना पड़ेगा. देयर इज़ अ फियर दैट लग्जरीज विच प्रेजेंट जनरेशन इज़ एन्जॉइंग, जिस तरीके से हम जितनी लग्जरीज एन्जॉय कर रहे हैं हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो लग्जरीज ना बचे. लग्जरीज मतलब आरामदायक चीज़ें जो हम इतना बेनिफिट ले रहे हैं इन चीज़ों का, है ना, तो वो हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर जनरेशन्स को ना मिले क्योंकि हम ही उन्हें ख़त्म कर देंगे. देयर इज़ अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन द नेचुरल रिसोर्सेज. पहले भी चैप्टर में किसी में आया था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारी ज़रूरतें तो पूरी ही नहीं होंगी लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी कम होती जा रही है. इन दिस कंडीशन देयर इज़ अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. हमें अपना सोच डेवलपमेंट के बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए. बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट इन एनवायरनमेंट, क्योंकि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी एडॉप्टेड. ये स्ट्रेटजी, ये पॉइंट्स हम फॉलो कर सकते हैं. नंबर 1, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें वापस हम बना सकते हैं, जैसे कल्टिवेबल फार्म, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज. दे शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड. And non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals should be used judiciously. सोच समझ के, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए. रिन्यूएबल सोर्सेज की क्वालिटी मेंटेन करनी है, नॉन रिन्यूएबल को सोच समझ के यूज़ करना है. सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल लोकेशन हमें ऐसी डिसाइड करनी चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो. ठीक है, आप इंडस्ट्री अगर बना देते हो समुद्र के बीच में, ठीक है, कि हमें या जंगल के बीच में जाके बना देते हो, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए, पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होता है, तो हम रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाते हैं. फिर जंगल से शहर तक पहुंचाने में ही कॉस्ट डबल हो जाती है. एक तो पहले सामान, जो कच्चा सामान है वो जंगल में जाना चाहिए, उस इंडस्ट्री तक जाना चाहिए. फिर वो लोग बनाएंगे, उसके बाद बनाने के बाद वापस शहर भेजेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो अ सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट. थर्ड, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन वे शुड बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज. जो एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हो आप चीज़ें, उन्हें हमें पूरे तरीके से यूज़ करना चाहिए. जैसे इरिगेशन सिस्टम है, तो इरिगेशन सिस्टम इज़ अ मल्टीपर्पज़ सिस्टम. मल्टीपर्पज़ मतलब बहुत तरीक़ों से हम उसका यूज़ कर सकते हैं. उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं यानी शिप्स, है ना, शिप्स के ज़रिए हम अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. सो जो हम डैम बनाते हैं या तो इरिगेशन सिस्टम जो बनाते हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है. इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड. कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसे ही अपना कचरा जाने देती है बाहर, पाइपलाइंस के थ्रू, नदियों में, या तो फिर किसी ज़मीन में, या तो किसी ठीक है, या तो समुद्र में, कहीं ना कहीं पानी को वो ट्रांसपोर्ट कर देती है, अपने वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर देती है. उसमें पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, वो हमें कंट्रोल करने चाहिए. इंक्रीजिंग स्लम्स, स्लम्स यानी झोपड़पट्टी. ये जो झोपड़पट्टियाँ बढ़ती जा रही है, इन्हें भी हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे
सफाई नहीं रहती है, साफ़ सफाई नहीं रह पाती है। ठीक है, लोग इतना कंजस्टेड रहते हैं, इतनी छोटी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहेगी, इसलिए हमें इन पे भी कंट्रोल लाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। हमें पूरी तरीके से फोकस रखना है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। नॉन कन्वेंशनल फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अभी आपने बहुत सारे देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, ठीक है, जिनके अपने खुद के टेनामेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो पहली चीज़, गवर्नमेंट ने लगभग 2-3 साल से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने इस पे 2-3 साल तक सब्सिडी रखी थी। मतलब अगर आप का खर्चा 2 लाख रुपए आ रहा है सोलर पैनल लगवाने के लिए, तो 75,000 गवर्नमेंट देगी, आपको 1,25,000 देना है। ठीक है, अभी ये सब्सिडी अभी शायद ख़त्म होने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र देके क्या किया, लोगों को इंकरेज किया कि आप सोलर एनर्जी यूज़ करो। और हमारे घर पे जो लाइट आती है, कौन सी कंपनी की आती है? टोरेंट। ठीक है, टोरेंट लिमिटेड की आती है। टोरेंट ने भी इसमें अच्छा बेनिफिट दिया सोलर एनर्जी को इंकरेज करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम एक मीटर लगवाएंगे, जितना भी सोलर एनर्जी बन रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा होगा, सपोज़ 10 यूनिट्स एक दिन का बन रहा है, आप 8 यूनिट यूज़ कर रहे हो, तो आपका कोई बिल नहीं आएगा, बल्कि 2 यूनिट का पैसा वो आपको देंगे, क्योंकि वो आपसे वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है वो आपसे ख़रीदेंगे। तो एक और इंकरेजमेंट मिली टोरेंट की तरफ से सोलर एनर्जी यूज़ करने के लिए। समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने खर्चा कम कर दिया, टोरेंट ने ये डिसाइड किया कि जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी बल्कि हम वो आपसे ख़रीदेंगे। तो एक तो आप यूज़ करोगे तो कोई बिल नहीं आ रहा, बल्कि जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी बनेगी उससे आपको पैसे भी मिल सकते हैं, कमा भी सकते हो। ओके, तो इससे इस तरीके के फोकस होना चाहिए, इस तरीके का इंकरेजमेंट होना चाहिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस was organized in 1972 at Stockholm in Sweden. Thereafter, from time to time, conventions and camps have been organized for protection of environment at the global level. अर्थ कॉन्फ्रेंस ये पहली बार मीटिंग हुई थी जिसका फोकस था एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। हर एक देश का कुछ मेंबर्स वहाँ पे गए थे अपनी अपनी सजेशंस देने। 1972 में ये पहली बार मीटिंग हुई थी, और उसके बाद टाइम टू टाइम हर 2 साल में, हर 4 साल में ये मीटिंग्स और कैंप्स होते हैं। डिस्कशन होता है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, किन चीज़ों से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। In which it was decided to take different steps for environmental protection. India is also involved in these global efforts. Government is also making different efforts at the national level. For example, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? तो पहली पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेशन इज़ प्रेजेंटेड, जिसमें अभी आपने शायद पिछले हफ्ते में ही आपने कहीं पे सुना हो अगर, तो पूरे इंडिया में जो टॉप 10 सिटीज़ हैं जो साफ़ सफाई रख रही हैं, उनमें 4 गुजरात की हैं। फर्स्ट नंबर पे इंदौर है, दो है नहीं 4 है, उसमें अहमदाबाद शायद 4th नंबर पे भी है। सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है और बड़ौदा है। ठीक है, तो इंदौर फर्स्ट नंबर पे रहती है। ये तो हुआ कि साफ़ सफाई कितनी है। फिर एक ऐसा ही आता है कि पॉल्यूशन कितना है, तो उसमें वर्ल्ड लेवल पे
दिल्ली 1 नंबर पे आता है, वर्ल्ड लेवल पे दिल्ली फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम अपने सिटीज़ का पॉल्यूशन लेवल बताते हैं ताकि गवर्नमेंट उस पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करे। सेकंड, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन स्टैब्लिश्ड। हमने कुछ ऐसी कमिटीज़ बनाई हैं जिनका काम क्या है, पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखने का। कुछ कमिटीज़ सेंट्रल लेवल पे काम करती है यानी नेशनल लेवल पे, कुछ कमिटीज़ स्टेट लेवल पे काम करती है यानी गुजरात में अलग होगी, महाराष्ट्र में अलग होगी। थर्ड पॉइंट, 5th जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एनवायरनमेंट डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। फोर्थ पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया था 1981 में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं ओजोन को बचाने के लिए। न्यूक्लियर वेस्ट कैसे डिस्पोज करना है उसके लिए। मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब वो तो बायोस्फीयर होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी यानी अलग अलग एनिमल्स, बायो मतलब लिविंग बींग्स, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो हम अपनी कंट्री में सर सर जी बायोडाइवर्सिटी विदिता। रखेंगे। ये सर हेलो, न्यूक्लियर वेस्ट मतलब, न्यूक्लियर वेस्ट मतलब? देखो एक एलिमेंट आता है यूरेनियम, सुना है नाम? यस यस सर। सर। उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। अगर मैं यूरेनियम का 1 ग्राम लूँ तो वो 1 लाख किलोग्राम, 1 लाख kg कोल जितनी एनर्जी बना सकता है। ठीक है, 1 लाख गुना ज़्यादा वो एनर्जी कोल से ज़्यादा बनाता है। अब उतनी एनर्जी बनती है तो जो उसका वेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसमें से जो आप एनर्जी बनाते हो ऐसे खुले में नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मशीन्स चाहिए होती है कि कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज हुआ और किसी ने उसको इनहेल कर लिया तो गया। यूरेनियम का ही यूज़ हुआ था एटम बॉम्ब में भी। और आपको पता है कि एटम बॉम्ब जहाँ पे फटा था हिरोशिमा और नागासाकी में, वहाँ पे आज भी बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ होती है। जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे किसी की आंखें कमज़ोर होती है, किसी के पैर कमज़ोर होते हैं, किसी के हाथ कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ पे अभी भी डिफॉर्मिटीज़ हैं। मतलब इतना ज़्यादा रेडिएशन होता है उसके एयर में। तो उसका वेस्ट जो क्रिएट होता है, यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी जो बनाते हैं उसका प्लांट कहाँ पे है पता है, उसकी फैक्ट्री इंडस्ट्री कहाँ पे है? समुद्र के बीच में, इंडियन ओशियन के बीच में। लोग यहाँ से पहले वहाँ जाते हैं, उनकी शिफ्ट होती है कि हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते वो वहीं पे काम करते हैं, फिर चेंज होती है। क्योंकि वहाँ पे लीकेज हुआ तो संभल भी जाएगा। ठीक है, आसपास लोग नहीं रहते। अगर ज़मीन होगी वहाँ पे कुछ लीकेज हुआ तो फिर बहुत बड़ा उसका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए जो उसका वेस्ट होता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। तो कैसे उसको डिस्पोज़ करें उसका पूरा प्रोसीजर होता है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों को, जिनके पास भी न्यूक्लियर पावर है, सभी देशों को फॉलो करना होता है। तो इसलिए हमने वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हाँ हम यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे और न्यूक्लियर वेस्ट इसी तरीके से डिस्पोज़ करेंगे। आगे समझ में? यस सर। यस सर। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मीन्स लिविंग बीइंग्स, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो लिविंग बीइंग्स में वैरायटी सर जी मेंटेन करेंगे, इसका भी हमने एग्रीमेंट किया है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, देखो टाइगर्स को या तो फिर लायंस को जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूसली आप टीवी पे एड्स देखते हो, उनके नंबर्स आपको आपके सोशल के बुक में भी आते हैं, साइंस के बुक में भी आते हैं कि इतने टाइगर्स बचे हैं, इतने लायंस बचे हैं।
है ना, तो हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दस, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे नहीं देखना चाहिए हमें। अगर हम खुद की तरफ से पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डूम्ड सून, जो लाइफ है अर्थ पे वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर हम पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो। ओके, समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. Yes, किसी sir. को कोई कल वाले लेक्चर में भी कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, चलो अभी 5 मिनट में मैं आपको न्यू लिंक भेजूंगा। कौन सा सब्जेक्ट है आज? साइंस है ना? Yes, sir. उसके लिए लिंक भेजता हूँ मैं थोड़ी देर में। चलो।